So guys, welcome back to my YouTube channel. This is your host and दोस्त विश्वेंद्र रावत. So guys, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं रिगार्डिंग OWASP टॉप 10. OWASP क्या है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी. एंड ये स्पेसिफिक टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगर मैं वेब एप्लीकेशन के बारे में बात करूँ तो अगर आप वेब पे टेस्टिंग करना चाहते हैं तो गो थ्रू दिस वीडियो कि क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं या फिर किस तरह के अटैक्स हो सकते हैं दैट यू कैन परफॉर्म ऑन दी वेबसाइट्स. सो OWASP है ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट एंड ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ओपन एंडेडली अपनी वेबसाइट पे बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ या अटैक सिनेरियोज ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं हर साल. एंड तो वो रिसर्च करते हैं एंड उसके डेटा के बेसिस पे जो टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं उनको डिफाइन करते हैं सो दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन कैन लुक आफ्टर दीज थिंग्स एंड उन चीज़ों को अपनी वेबसाइट से हटा पाएँ या फिर कुछ वल्नरेबिलिटीज़ को रिमीडिएट कर पाए अपनी वेबसाइट से. सो ये टॉप 10 काफ़ी एनालिसिस के बाद होता है, तो ये हर साल नहीं आती. तो उससे पहले आई थिंक 2013 में आई थी, 2017 में, एंड अभी वी आर एक्सपेक्टिंग न्यू OWASP टॉप 10 जिसमें कि कुछ वल्नरेबिलिटीज़ वही पुरानी वाली रहेंगी और कुछ नई आएंगी. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या इसमें 10 वल्नरेबिलिटीज़ हैं. तो उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे इंजेक्शन. इंजेक्शन इज़ लाइक कहीं पे भी किसी चीज़ का इंसर्शन होता है तो उस चीज़ को इंजेक्शन बोलते हैं. सो वेबसाइट में बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स और ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आप कुछ इनपुट डाल सकते हैं और वो क्लाइंट एंड पे भी स्टोर हो सकता है और सर्वर एंड पे भी. तो उसी हिसाब से कुछ अनट्रस्टेड डेटा अगर आप फॉर्म्स हो गए या फिर जैसे आप सर्च करते हैं, सर्च का ऑप्शन होता है कई वेबसाइट में, वहाँ पे इनपुट करते हैं, अगर वो प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं होते तो आप उसमें इंजेक्शंस इंसर्ट कर सकते हो. फॉर्म्स हो गए, सर्च फॉर्म्स हो गए या फिर कोई भी चीज़ ऐसी स्टोर हो रही है तो उस हिसाब से आप इंजेक्शंस परफॉर्म कर सकते हो. तो मोस्टली इसमें डेटाबेस रिलेटेड क्वेरीज आती हैं. अगर डेटाबेस रिलेटेड क्वेरीज में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम SQL इंजेक्शन पढ़ते हैं. SQL इंजेक्शन काफ़ी वास्ट टॉपिक है एंड इसको मैं फ्यूचर में कवर करूँगा, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है. तो कुछ एरर जनरेट कराते हो आप कुछ ऐसा डेटा इनपुट करने के बाद जिससे कि आप कुछ ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जिससे कि आप डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सब चीज़ें हैं. उसके बाद हमारा आता है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन. अगर आप कभी भी लॉगिन करते हैं तो लॉगिन में ऑथेंटिकेशन पार्ट होता है कि आपने अपना ईमेल एड्रेस दिया, पासवर्ड दिया और वो ऑथेंटिकेट होके आपको एक्सेस प्रोवाइड किया जितने भी रिसोर्सेज हैं. तो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन में मोस्टली जब भी आपका लॉगिन या फिर जब भी आप लॉगिन करने वाले हैं, साइन अप पेज हो गया, तो जहाँ से भी आपको एक्सेस मिल रहा है किसी रिसोर्स का आप उसको बाईपास कर लेते हैं या फिर वो ब्रोकन होता है ड्यू टू सम रीजंस कि आपने ढंग से वो बनाया नहीं है लॉगिन फॉर्म. तो लॉगिन होने में क्या पता कुछ एरर जनरेट हो सकते हैं. तो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन. उसके बाद हमारा आता है सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर कि बहुत सारा डेटा ऐसा है, बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है और वो ऐसे ही पब्लिकली अवेलेबल है ऑन दोज वेबसाइट, या फिर कोई ऐसा एरर जनरेट हुआ जिसकी वजह से कुछ ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट OS वर्बोस जिससे कि पॉसिबल अटैक सिनेरियो बन सकता है, हैकर अटैक कर सकता है उस चीज़ पे. तो ऐसे सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर की कैटेगरीज बहुत सारी होती हैं. मतलब वो P1 में भी आ सकता है, क्रिटिकल बग भी हो सकता है और लो भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन थिंग्स. उसके बाद हमारा आता है एक्सटर्नल XML एंटिटीज़. तो XSE हम इसे बोलते हैं. काफ़ी फेमस बग है बट बहुत ईजी से नहीं मिलता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाती है. एंड मोस्टली XSE
क्या होता है कि जब भी आपका XML पार्सर्स होते हैं, जैसे कोई भी आपका डेटा XML एंट्रीज है, तो अगर वो डेटा है तो वो जब भी पार्स होके जाएगा तो कई बार वो ढंग से पार्सर उसको पार्स नहीं कर पाते डेटा को XML के, तो इसलिए ये चीज़ अगर होती है। फिफ्थ वन जो हमारा आता है कि वो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का मतलब कि आपके कुछ रिसोर्सेज हैं जो सिर्फ एडमिन को अवेलेबल होने चाहिए, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो यूज़र एंड पे होने चाहिए, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो सुपर एडमिन को अवेलेबल होने चाहिए। बट एक्सेस कंट्रोल ब्रोकन है, उस वजह से आप कोई भी रिसोर्स, जो चीज़ें यूज़र को नहीं मतलब रिसोर्स चाहिए और वो देख सकता है, अवेलेबल है, चाहे वो एडमिन क्यों है, सुपर एडमिन क्यों, तो वहाँ पे ये इशू आता है। उसके बाद जो सिक्स्थ हमारी OS टॉप 10 में है वो हमारी वल्नरेबिलिटी है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। तो कई बार आपने भी मतलब ये तो मोस्टली बहुत कॉमन चीज़ है एंड आपने देखा होगा कि आपने कोई वेबसाइट URL में एंटर करी और कोई एरर जनरेट हो गया। अब वो बहुत टेक्निकल टर्म होती है तो आप समझ नहीं पाते, बट कई बार उसमें ऐसी यूज़फुल इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द टारगेट जो हैकर यूज़ कर सकता है। तो ये भी काफ़ी आई थिंक P4 या P3 के अंडर आता है, उससे ऊपर भी ये भी नहीं जाता। क्रिटिकल में नहीं बोलेंगे, अगर कुछ बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है तो P1 तक जा सकता है, बट मोस्ट कॉमनली ऑन एन एवरेज हम ये उस लेवल पर नहीं देख पाते। उसके बाद सेवेंथ जो हमारा OS टॉप 10 में है वो है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का क्या है कि आप जैसे इंजेक्शंस डालते थे ऐसे ही कुछ पैरामीटर्स में आप कुछ मैलिशियस जावास्क्रिप्ट कोड डाल सकते हैं, जिसकी वजह से एरर जनरेट होता है। एरर जनरेट की वजह से आप स्क्रीन पे कुछ भी पॉपअप करा सकते हैं। जैसे आपने कई बार यूज़ किया होगा तो वेबसाइट खुलते ही ऊपर पॉपअप आ जाता है, तो उसी तरह का एक्सेस भी होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जिसे बोलते हैं। तो वो ट्रिक करता है बेसिकली हमारे एंड यूज़र्स को कि वो कुछ ऐसे टास्क परफॉर्म करें। जैसे मान लो कि ऊपर मैंने पॉपअप करा दिया एक्सेस में और ये लिख दिया कि आपको इस वेबसाइट पे विज़िट करना है, तो आप ऑब्वियसली समझोगे कि ये फंक्शनैलिटी है कि उस वेबसाइट पे जाना है, बट एक्चुअल में वो हैकर की वेबसाइट है जो उसने बना रखी है। एंड आप हो सकता है अपनी ऐसी डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हो। तो काफ़ी ध्यान से ये सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। कभी भी जो लिंक्स आते हैं उनको ओपन ना करो। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं आपको इन चीज़ों से बचने में। तो उसके बाद जो 8 नंबर पे हमारा आता है इनसिक्योर डीसेंट्रलाइजेशन। तो मोस्टली कई वेबसाइट्स क्या करते हैं कि वो बहुत सारा डेटा ना सीरियलाइज वे में ऑब्जेक्ट से किसी और फॉर्म में एप्लीकेशन कोड में उसको कन्वर्ट करके उसको यूज़ करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम सीरियलाइजेशन बोलते हैं। डीसीरियलाइजेशन इज़ अपोजिट टू इट, कि जो ऑलरेडी डेटा वो यूज़ कर रहे हैं उसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना। एंड उस प्रोसेस को जब वो कन्वर्जन होता है तो कई बार वो ढंग से नहीं होता एंड डीसीरियलाइजेशन वल्नरेबिलिटी कम्स इनटू द पिक्चर। उसके बाद हमारा आता है यूजिंग कंपोनेंट्स विद नोन वल्नरेबिलिटीज। सो मोस्टली क्या होता है कि वो बहुत सारे डेवलपर्स बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं। तो कई बार उन चीज़ों में ऐसी वल्नरेबिलिटी होती है जिसकी वजह से मल्टीपल वेबसाइट्स, मतलब जैसे कि आप कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो एंड दैट फ्रेमवर्क इज़ यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द वेबसाइट, क्योंकि डेवलपर मोस्टली हेल्प लेते हैं इन चीज़ों की। तो अगर उसमें एक जगह वल्नरेबिलिटी है तो हो सकता है कि 200 वेबसाइट, 300 वेबसाइट, 400 वेबसाइट में वो सेम वल्नरेबिलिटी हो। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा लास्ट में आता है इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। तो SIEM SOC एनालिस्ट का जो काम होता है कि आप मॉनिटर करते हैं, रियल टाइम थ्रेट को एनालिसिस करते हैं। तो कई कंपनीज जो होती हैं दे डोंट हैव सच बिग टीम्स फॉर SIEM और SOC जिससे कि वो एनालिसिस करें।
एंड आजकल कई चीज़ों में ऐसा भी वेबसाइट मॉनिटर करने के लिए भी बहुत सारे टूल्स हैं इनबिल्ट, तो उन चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड तो ये भी काफ़ी वल्नरेबिलिटी है। सो आई थिंक कि नए वाले उसमें ये शायद से हट जाए और इसकी जगह कोई और रिप्लेस करे। तो ऐसे मोस्टली बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी सेम सिनेरियो में OWASP की एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए भी है, IoT के भी लिए भी है, क्लाउड सिक्योरिटी के लिए भी है। तो उन चीज़ों में जो मोस्ट कॉमन इश्यूज हैं वो एक्चुअली दे एड्रेस इट, एंड उस बेसिस पे हम टेस्टिंग करते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ अ मेथोडोलॉजी दैट वी फॉलो, एंड एथिकल हैकर इन चीज़ों पे मेनली फोकस ज़रूर करते हैं जब भी वो टेस्टिंग करते हैं, ताकि ये चीज़ें ना हो एंड देयर वेबसाइट इज सिक्योर इनफ टू विथस्टैंड विद दिस मच ऑफ लोड। So thank you very much guys, bye bye, see you next time, and guys please like, share and subscribe my channel and keep supporting me, keep spreading love like this.